अस्सलाम वालेकुम। इस शॉर्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है और इट इज़ इन द लोकल कॉन्टेक्स्ट अबाउट द seismic एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के आंसर से मैं एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें उर्दू लैंग्वेज में मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज़ हैं हमारी seismic डिज़ाइन प्रैक्टिस में पाकिस्तान में, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगा या कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिफिकेशंस पर शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इस सीरीज का है वो अक्सर मुझसे पूछा जाता है और वो ये है स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में कि इफ़ द seismic loading governs the design of buildings, do we still need to perform the wind analysis and design? आम तौर पे ये कॉन्सेप्ट है कि स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट के seismic लोडिंग जो है वो हायर है विंड लोडिंग से, स्पेशली लो टू मिड राइज बिल्डिंग्स के केस में। जो प्रेस्क्राइब्ड डिटर्मिनिस्टिक विंड लोडिंग है बिल्डिंग कोड्स में, वो हमारे seismic हैजर्ड लेवल से आने वाली लोडिंग से आमतौर पे कम होती है फॉर लो टू मिड राइज बिल्डिंग्स स्पेशली। क्या हमें फिर भी एनालिसिस करना चाहिए या इसको डिज़ाइन में कंसिडर करना चाहिए? सो एनालिसिस तो ऑब्वियसली हमें करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सी लेटरल लोडिंग गवर्न कर रही है, seismic लोडिंग कर रही है या विंड लोडिंग कर रही है। एनालिसिस तो ऑब्वियसली हर किस्म की लोडिंग के अगेंस्ट आपने करना है टू गेट एन इनसाइट के स्ट्रक्चरल बिहेवियर या परफॉर्मेंस कैसी है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर एक डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के ज़रिए हम फाइनल प्रोपोर्शनिंग या रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग वगैरह डिसाइड करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में एक तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि दोनों लेटरल लोडिंग्स जो अपनी नेचर में डायनामिक हैं, विंड लोडिंग और seismic लोडिंग, इनके अगेंस्ट जो डिज़ाइन फिलॉसफीज़ हैं उनमें बहुत फ़र्क है। seismic लोडिंग की डिज़ाइन फिलॉसफी ये है कि हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन अर्थक्वेक के अगेंस्ट बिल्कुल इलास्टिक रहने के लिए डिज़ाइन नहीं करते, बल्कि उन इलास्टिक फोर्सेस जो कि डिज़ाइन अर्थक्वेक के केस में स्ट्रक्चर में इलास्टिकली प्रोड्यूस होंगी या होती, उन फोर्सेस के एक प्रोपोर्शन पर डिज़ाइन करते हैं, और वो फैक्टर जो ये प्रोपोर्शन का फैसला करता है वो रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन फैक्टर है जो स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी और ओवर स्ट्रेंथ का फंक्शन होता है। आमतौर पे बिल्डिंग कोड्स में ये एज्यूम किया जाता है कि जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम, वही डक्टिलिटी और ओवर स्ट्रेंथ का प्राइमरी पैरामीटर है, और लिहाजा इसी के ज़रिए हमें डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म में रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन फैक्टर्स मिल जाते हैं या बिहेवियर फैक्टर्स जैसे कि यूरो कोड में इनको कहा जाता है। इसके बरक्स विंड लोडिंग के अंदर हम स्ट्रक्चर को बिल्कुल इलास्टिक रहने के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो जो डिज़ाइन विंड लोडिंग है उसमें स्ट्रक्चर को बिल्कुल इंटैक्ट रहना चाहिए, कोई उसमें बिल्कुल लिमिटिंग लेवल ऑफ नॉन लिनियरिटी और इन इलास्टिसिटी भी अलाउ नहीं करते हम एज पार्ट ऑफ अवर डिज़ाइन फिलोसफी अगेंस्ट विंड लोडिंग। और seismic लोडिंग में हम क्या करते हैं कि हम बाकायदा इकोनॉमिकल डिज़ाइन के लिए स्ट्रक्चर के अंदर एक लिमिटेड लेवल ऑफ नॉन लिनियरिटी खुद से एज्यूम करते हैं या वो अलाउ करते हैं थ्रू द यूज ऑफ दिस आर फैक्टर। वरना उस केस में भी, seismic के केस में भी, वी हैव एन ऑप्शन कि हम आर की वैल्यू 1 रख लें, यानी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन अर्थक्वेक के अगेंस्ट बिल्कुल इलास्टिक रहने के लिए डिज़ाइन करें। ऐसा करना ऑब्वियसली विल नॉट बी अ वाइज चॉइस बिकॉज उस केस में जो डिज़ाइन है वो बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। दोनों की डिज़ाइन फिलॉसफीज में फ़र्क है। seismic की फिलॉसफी ये कह रही है कि स्ट्रक्चर में नॉन लिनियरिटी आप डिज़ाइन लेवल पे अलाउ करें थोड़ी बहुत, जो कि ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी और उसकी ओवरऑल इंटेग्रिटी के लिए ख़तरा ना हो।
और विंड लोडिंग में हम कहते हैं कि बिल्कुल कोई एलिमेंट क्रैक या यील्ड नहीं करना चाहिए। स्ट्रक्चर जो है वो प्योरली इलास्टिक रहने के लिए डिजाइन करते हैं। सो ये फर्क समझने के बाद हम लेट से दोनों केसेस अगर डिस्कस कर लें कि एक वो जिसमें डिजाइन साइज्मिक लोडिंग डिजाइन विंड लोडिंग से ज्यादा है, और दूसरा केस जिसमें डिजाइन विंड लोडिंग जो है वो डिजाइन साइज्मिक लोडिंग से ज्यादा है। सो लेट्स से कि केस वन ये है कि जिसमें डिजाइन साइज्मिक लोडिंग डिजाइन विंड लोडिंग से ज्यादा है। सो लेट्स से हमारे पास अगर स्टोरी शियर्स और स्टोरी मोमेंट्स मैं प्लॉट करूं एक एग्जांपल स्ट्रक्चर के, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर के लिए, कि जिसमें वाई एक्सिस पे हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग है या नंबर ऑफ स्टोरीज है, और एक्स एक्सिस पे लेट्स से स्टोरी शियर है। सो लेट्स से हमारे पास अगर हम प्योर इलास्टिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस करें तो लेट्स से वो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो स्टोरी शेयर की प्रोफाइल लेट्स से ऐसे आ जाती है। और फिर उसके बाद हम इसको रिड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली ये इलास्टिक आरएसए है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस इलास्टिक, और इसमें आर फैक्टर अप्लाई नहीं किया गया। और उसके बाद लेट्स से हम आर फैक्टर अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद हम ये भी स्केलिंग कर लेते हैं उसकी कि हमें पता है कि इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर एक मिनिमम लोडिंग है जिस पे कोई स्ट्रक्चर डिजाइन होना चाहिए साइज्मिक लोडिंग के अगेंस्ट। सो लेट्स से हम वो स्केलिंग भी कर लेते हैं कि जो इंश्योर करती है कि बेस शियर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस का एटलीस्ट इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर से आने वाले बेस शियर के इक्वल हो। सो उससे हमें डिजाइन की लाइन मिल जाएगी, लेट से वो ये आ जाती है। सो ये हमारे पास जो लाइन है ये लेट से रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस आफ्टर स्केलिंग एवरीथिंग, आफ्टर इंश्योरिंग कि इसकी बेस शियर जो है वो ELF प्रोसीजर के बराबर है, एंड आफ्टर अप्लाइंग द आर फैक्टर ऑल्सो। सो मैं इसको आर ऐसे डिजाइन कह देता हूं। सो पहला केस तो हम ये देखते हैं केस वन, कि जिसमें आपने विंड के अगेंस्ट एनालिसिस किया जो कोड की प्रेस्क्राइब लोडिंग है, और वो आरएस से डिजाइन से भी उसकी शेयर स्टोरी शेयर जो है वो कम आ रही है। लेट्स से वो लाइन ये है। सो दिस वन इज विंड। सो विंड में कोई आर फैक्टर नहीं है, बस जो इलास्टिक लोडिंग है वही आपकी स्टोरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। और लेट्स से यही केस लगभग जो है वो स्टोरी मोमेंट्स के लिए भी है। सो अब इस केस में देखें, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस जो डिजाइन की लाइन दे रहा है वो मिड में है, इलास्टिक और विंड के दरमियान। सो आप जो कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर को वो इस लाइन के मुताबिक करेंगे। स्ट्रक्चर के पास अब ये कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी पर स्ट्रक्चर प्योरली इलास्टिक नहीं रहेगा। इस कैपेसिटी पे स्ट्रक्चर कोई नॉन लिनियरिटी शो करेगा डिपेंडिंग अपॉन आपने आर फैक्टर क्या यूज किया हुआ है। सो डिजाइन तो आप इस लाइन पे करेंगे जो दरमियान वाली लाइन है, ये वाली लाइन आरएस से डिजाइन वाली लाइन। और ऑब्वियसली चूंकि साइज्मिक डिजाइन गवर्न कर रहा है इस केस में, तो आप साइज्मिक डिटेलिंग भी प्रोवाइड करेंगे, डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट्स का भी ख्याल रखेंगे। जाहिर है जो आर फैक्टर आपने यूज किया है, लेट्स से 4.5 है या 5 है, समथिंग है, तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं सो दैट के वो डक्टिलिटी डेवलप भी हो स्ट्रक्चर में, वो सेफ नॉन लिनियरिटी स्ट्रक्चर डेवलप भी कर सके जो आपने इस आर फैक्टर के यूज से इस्तेमाल की है या उस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, तो वो स्ट्रक्चर को आप डक्टाइल भी बनाएंगे और आर ये वाला यूज कर लेंगे जो भी कोड से आएगा। सो अब अगर कैपेसिटी आपने दरमियान वाली लाइन की दी हुई है तो स्ट्रक्चर डिजाइन अर्थक्वेक के केस में लिमिटेड लेवल ऑफ नॉन लिनियरिटी भी एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस आर फैक्टर। विंड लोडिंग जो है उसकी फिलॉसफी ये है कि स्ट्रक्चर को बिल्कुल इंटैक्ट रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो लास्ट लाइन है विंड की लाइन, किसी भी केस में कोई भी नॉन लिनियरिटी विंड लोडिंग से कम लोडिंग पर नहीं आनी चाहिए स्ट्रक्चर में। अब परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिजाइन
के केस में हमारे पास एक डिजाइन का लेवल ही नहीं होता सिर्फ अर्थक्वेक के लोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। डिजाइनर उस केस में सिर्फ डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक को ही नहीं देख रहा होता, जो कि अब ये हमारे केस में RSA डिजाइन है। ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम इस केस में यूज किया गया होगा दैट विल कोरिस्पॉन्ड टू 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स, जो कि डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक की डेफिनेशन है। सो जो प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो हमें परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिजाइन देता है, उस केस में तो डिजाइनर सिर्फ डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक को नहीं देखता, वो उससे एक कम लेवल जिसको सर्विस लेवल ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं, और फिर उससे एक हाई लेवल जो कि मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक लेवल कहलाता है, इन दो लेवल्स पर भी स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को चेक करता है और इनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो सर्विस लेवल अर्थक्वेक है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि देयर शुड बी नो नॉन लिनियरिटी अलाउड इन दी स्ट्रक्चर, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए और कोई एलिमेंट क्रैक या यील्ड नहीं होना चाहिए सर्विस लेवल अर्थक्वेक के अंडर। सो लिहाजा आप इस केस में सर्विस लेवल अर्थक्वेक के अगेंस्ट भी एनालिसिस करके उसकी भी स्टोरी शेयर कंपेयर करेंगे। और चूंकि सर्विस लेवल अर्थक्वेक की जो कि डिजाइन बेसिस से कम होगा और विंड लोडिंग के अगेंस्ट जो स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर से एक्सपेक्टेशन है, वो सेम है कि स्ट्रक्चर में बिल्कुल कोई नॉन लिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, तो लिहाजा इन दोनों का आपस में कंपैरिजन विंड लोडिंग और सर्विस लेवल अर्थक्वेक के अगेंस्ट जो प्योर स्ट्रक्चरल साइज्मिक डिमांड्स हैं विदाउट एनी आर फैक्टर, इनका कंपैरिजन बहुत मीनिंगफुल हो जाता है इस केस में। सो अगर सर्विस लेवल अर्थक्वेक लेट से विंड लोडिंग से भी कम है, तो आप जो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो विंड के ऊपर इंश्योर करवाएंगे, और अगर सर्विस लेवल अर्थक्वेक के अगेंस्ट जो शियर एंड मोमेंट्स हैं, साइज्मिक फोर्स डिमांड्स हैं, वो विंड लेवल से ज्यादा हैं, तो फिर सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स SLE लेवल का जो एनालिसिस होगा उसके ऊपर इंश्योर की जाएंगी कि स्ट्रक्चर सर्विसेबल है या नहीं। सो ये कंपैरिजन जो है वो काफी अहमियत रखता है इस केस में, जब आपकी डिजाइन साइज्मिक डिमांड्स जो हैं वो डिजाइन विंड डिमांड से एक्सीड कर जाएं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मॉडरेट टू हाई साइज्मिक जोन्स हैं उनमें हमें इसी केस से वास्ता पड़ता है। सो ये डिजाइन फिलॉसफी में जो फर्क है दोनों लोडिंग्स के अगेंस्ट, और फिर जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सो समरी ये हुई कि विंड के अगेंस्ट एनालिसिस तो आपको लाजमी करना चाहिए, उसी से आपको ये मालूम होगा कि स्ट्रक्चर के डिजाइन डिसीजन मेकिंग में विंड के एनालिसिस का कोई रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर तो सर्विस लेवल अर्थक्वेक के अगेंस्ट जो साइज्मिक डिमांड्स हैं वो भी विंड की साइज्मिक डिमांड से ज्यादा हैं, फिर तो ऑब्वियसली सिर्फ साइज्मिक डिजाइन की ही कंसीडरेशंस यूज होनी चाहिए टुवर्ड्स फाइनल डिजाइन डिसीजन मेकिंग। लेकिन केस 2 ये हो सकता है कि हमारा विंड के अगेंस्ट जो साइज्मिक डिमांड्स है मोस्टली इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और मोस्टली इन द हाई राइज बिल्डिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टोरी शेयर दोबारा से प्लॉट करूं एक हाइपोथेटिकल बिल्डिंग की, और उसमें लेट्स से हमारे पास जो विंड लोडिंग है, डिजाइन विंड लोडिंग के अगेंस्ट जो शियर डिमांड आ रही है या लेट्स से मोमेंट डिमांड आ रही है, वो डिजाइन साइज्मिक लोडिंग से ज्यादा है। सो लेट्स से हमारे पास ये जो लाइन है ये है जो हमने साइज्मिक के लिए एनालिसिस जो किया है, और उसमें डिजाइन के लिए ये लाइन हमारे पास फाइनल आई है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैपेसिटी देते अगर हम साइज्मिक पे डिजाइन करते। और लेट्स से कि जो विंड की लाइन है वो हाई है साइज्मिक डिजाइन की लाइन से। इस केस में ऑब्वियसली डिजाइन डिसीजन मेकिंग में जो विंड के अगेंस्ट साइज्मिक डिमांड्स हैं वो गवर्न करेंगी, और जो मेंबर्स की कैपेसिटी है वो इस लाइन पर नहीं दी जाएगी बल्कि इस लाइन पे दी जाएगी। जो भी कैपेसिटी शियर कैपेसिटी है या मोमेंट कैपेसिटी है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू विंड एनालिसिस के दी जाएगी।
लेकिन आमतौर पे जब विंड लोडिंग गवर्न करती है, और ये मोस्टली उन एरियाज में होता है जहाँ पे साइज्मिक हैजर्ड लेवल बहुत लो है, तो वहाँ पर ये अवेयरनेस भी नहीं होती कि हमने साइज्मिक डिटेलिंग देनी है या ये क्या होती है, स्ट्रक्चर को डक्टाइल कैसे बनाना है, कन्फाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्योंकि वहाँ पर आम तासुर ये होता है कि विंड के अगेंस्ट डिज़ाइन होगा, और विंड के अगेंस्ट डिज़ाइन इलास्टिक होता है, उसमें नॉन लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्ट्रक्चर को डक्टाइल बनाने का कॉन्सेप्ट जिस तरह एक्सप्लिसिटली साइज्मिक डिज़ाइन में है वो नहीं है। सो लिहाजा ऐसे केसेस में लेट्स से ये केस 2 है कि जिसमें विंड डिमांड्स हाई हैं और साइज्मिक डिमांड्स जो हैं वो लो हैं। सो ऐसे केसेस में आमतौर पे डक्टिलिटी का ख्याल रखे बगैर नॉन साइज्मिकली डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं विद अ कैपेसिटी कॉरिस्पॉन्डिंग टू विंड एनालिसिस। अब इसमें अगर आप एक लम्हे को सोचें कि जब तक कि इस हाई डिमांड जो विंड लोडिंग के कॉरिस्पॉन्डिंग है, एक ऐसा अर्थक्वेक नहीं आ जाता उस साइट पर जो कि विंड से भी ज़्यादा साइज्मिक डिमांड्स प्रोड्यूस करेगा, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होगा बिकॉज जो साइट की लोकल साइज्मिक हैजर्ड स्टडीज़ हैं वही बताती हैं कि साइज्मिक हैजर्ड का क्या लेवल इस्तेमाल किया जाए डिज़ाइन में, तो वही लेवल यूज़ करके ये साइज्मिक डिज़ाइन का एनालिसिस किया गया होगा और वो वैल्यू कम आ गई है। तो अगर तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही केस होता है कि ऐसा कोई अर्थक्वेक स्ट्रक्चर की डिज़ाइन लाइफ में नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इस हाई विंड लोडिंग के अगेंस्ट जो साइज्मिक डिमांड्स आ रही हैं उससे ज़्यादा डिमांड्स प्रोड्यूस कर दे। सो स्ट्रक्चर अपनी डिज़ाइन लाइफ में इलास्टिकली बिहेव करता रहता है और वो कभी भी नॉन लीनियर रेंज में नहीं जाता बिकॉज वो बहुत हाई कैपेसिटी पे डिज़ाइन होता है। लेकिन लेट से ये तो जब साइज्मिक डिज़ाइन किया जाता है ये तो डिज़ाइन बेसिस अर्थक्वेक पे किया जाता है। सो ज़रा केस 2 का भी वो दूसरा पहलू देखें जो प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क है डिज़ाइन का परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ आप डीबीई लेवल ही नहीं सिर्फ देख रहे होते जब डिज़ाइन कर रहे होते, आप एसएलई और एमसीई लेवल भी देख रहे होते हैं जैसे मैंने पहले कहा। तो एमसीई लेवल जरा एज्यूम करें कि जो कि एक हाई लेवल अर्थक्वेक होगा जिसके आने का चांस बहुत कम है। एमसीई लेवल इज डिफाइंड एज एन अर्थक्वेक विद 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स, यानी अगले 50 साल जो बिल्डिंग की डिजाइन लाइफ है उसमें सिर्फ इस बात का इम्कान कि इस लेवल से बड़ा अर्थक्वेक आएगा वो 2% है। सो एमसीई लेवल अर्थक्वेक लेट से इस साइट पे आ जाता है जो कि जहां पर एक स्ट्रक्चर विंड पर डिजाइन हुआ है। अब कैपेसिटी तो दी हुई है इस लाइन के मुताबिक जो विंड की लाइन है। सो अब स्ट्रक्चर में बहुत हाई लेवल तक साइज्मिक डिमांड्स इलास्टिकली प्रोड्यूस करने की सलाहियत है। स्ट्रक्चर यील्ड नहीं करेगा फौरन ही जैसे ही आपका डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक से बड़ा अर्थक्वेक आ जाएगा। स्ट्रक्चर को चूंकि कैपेसिटी ज्यादा दी गई है विंड के कॉरिस्पॉन्डिंग, तो वो जब तक विंड की डिमांड से एक्सीड नहीं करेगा कोई नॉन लीनियरिटी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सो इसका मतलब है कि मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक भी इलास्टिकली स्ट्रक्चर की साइज्मिक डिमांड्स को बढ़ाता रहेगा अनटिल के एमसीई की साइज्मिक डिमांड्स विंड से भी एक्सीड कर जाए। उस सूरत में स्ट्रक्चर में नॉन लीनियरिटी आएगी और स्ट्रक्चर यील्ड कर जाएगा। सो इसका मतलब है कि वी कैन एक्सपेक्ट कि जो ट्रू नॉन लीनियर साइज्मिक डिमांड्स होंगी अगेंस्ट एन एमसीई लेवल अर्थक्वेक वो विंड से भी हाई होंगी। कहीं अगर हम ओवर स्ट्रेंथ का भी इफेक्ट लगा दें तो वो विंड से हाई होंगी, क्योंकि देखें स्ट्रक्चर इस लाइन तक जो कि विंड की लाइन है तब तक तो इलास्टिकली वो अपनी शियर और मोमेंट्स में इजाफा करता रहेगा। हाँ, जब इससे ज्यादा शियर एंड मोमेंट प्रोड्यूस होने लगेगी अंडर द एमसीई लेवल तो स्ट्रक्चर यील्ड करेगा, और जब कोई एलिमेंट यील्ड करता है या स्ट्रक्चर यील्ड करता है एज अ होल तो जो शियर्स एंड मोमेंट्स हैं वो लॉक हो जाती हैं या सैचुरेट हो जाती हैं, वो मजीद फिर इंक्रीज नहीं होती, वो तब तक इंक्रीज होती रहती हैं जब तक स्ट्रक्चर इलास्टिकली बिहेव करता रहता है। जैसे ही स्ट्रक्चर यील्ड होता है आपका जो शियर और मोमेंट है वो लॉक हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है, उसमें मजीद इजाफा नहीं होता।
डिस्प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली उसके बाद इंक्रीज होती हैं। सो लेट्स से अगर आपने कैपेसिटी बेस शीयर जो दी हुई है वो ये वाला पॉइंट है, ये कैपेसिटी इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग दी हुई है, तो इस पॉइंट से ज्यादा जैसे ही एमसी लेवल की डिमांड्स जाएंगी स्ट्रक्चर यील्ड हो जाएगा और फिर थोड़ा ही उसके आगे जाके सैचुरेट कर जाएगा। और ये जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा ये ओवर स्ट्रेंथ की वजह से होगा, ये जो स्मॉल डिफरेंस होगा इन दोनों लाइन में वो ओवर स्ट्रेंथ की वजह से होगा या ओवर डिजाइन करके थोड़ी कैपेसिटी इस लाइन से ज्यादा दे देने की वजह से होगा। सो जो स्ट्रक्चरल ओवर स्ट्रेंथ बनेगा मटेरियल ओवर स्ट्रेंथ के वजह से या क्रॉस सेक्शन या मेंबर ओवर स्ट्रेंथ की वजह से, सो इन चीजों की वजह से जो ग्लोबल स्ट्रक्चरल ओवर स्ट्रेंथ होगा तो उसके बाद मजीद साइजमिक डिमांड्स इंक्रीज नहीं हो सकेंगी और स्ट्रक्चर यील्ड कर जाएगा। तो ये एक एंटिसिपेटेड बिहेवियर है एमसीई लेवल के ऊपर जो उन बिल्डिंग्स में सोचा जा सकता है या तस्वुर किया जा सकता है कि उन बिल्डिंग्स में ये चीज होगी जो विंड के अगेंस्ट डिजाइन हुई हैं और जिनमें डिजाइन साइज्मिक लेवल जो था वो कम था। अब मसला ये है कि जब आपने विंड पे डिजाइन किया तो मोस्ट प्रोबेबली आपने साइज्मिक डिटेलिंग नहीं की, स्ट्रक्चर को डक्टाइल नहीं बनाया, तो स्ट्रक्चर का फेलियर हो सकता है, ब्रिटल हो जाए। सो अगर इसका मतलब ये है कि एमसी लेवल से ज्यादा डिमांड्स जाती हैं और स्ट्रक्चर फेल होता है तो वो फेलियर हो सकता है कैटास्ट्रॉफिक हो या वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है फोर्सेस की वो उतना स्टेबल मैकेनिज्म ना बना सके स्ट्रक्चर में जो कि एक वेल डिटेल्ड और एक अच्छे डक्टाइल स्ट्रक्चर में एक्सपेक्टेड होता है। सो ये एक इशू है उन बिल्डिंग्स के लिए जो कि विंड पे डिजाइन कर दी गई हैं और मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा केस कम है, ये इंटरनेशनली एक इशू हो सकता है उन साइट्स पर जो कि साइज्मिक हैजर्ड लेवल जिनका लो है लेकिन डिजाइन विंड लेवल जो है वो हाई है। फॉर एग्जांपल बैंकॉक द कैपिटल सिटी ऑफ थाईलैंड, उस केस में ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग्स आर डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू विंड लोडिंग एंड नो साइज्मिक डिटेलिंग इज प्रोवाइडेड। सो अब जब तक के उस लेवल से बड़ा अर्थक्वेक नहीं आता जो विंड डिमांड से ज्यादा डिमांड्स प्रोड्यूस कर सके तो वो बिल्डिंग ठीक है, वो सेफ है। बट व्हाट इफ के उससे ज्यादा अर्थक्वेक आ जाए, व्हाट इफ के ये बिल्डिंग्स एमसीई लेवल अर्थक्वेक से एक्सपोज हो जाएं अपनी डिजाइन लाइफ में, तो उस सूरत में क्या इनका फेलियर ब्रिटल होगा या दे विल स्टिल सर्वाइव या डैमेज कैसा होगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट बिकॉज साइज्मिक डिटेलिंग नहीं प्रोवाइड की गई, कन्फाइनमेंट पर और डक्टिलिटी पर उस तरह से एम्फेसाइज नहीं किया गया। सो द समरी इज कि इस केस 2 में ऑल्दो आप डिजाइन तो विंड लोडिंग पे करेंगे बट आप फिर भी मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक के अगेंस्ट स्ट्रक्चर की साइज्मिक परफॉर्मेंस फिर भी चेक करेंगे। और केस 1 के केस में समरी ये है कि आप डिजाइन तो साइज्मिक लोडिंग पे करेंगे लेकिन आप फिर भी सर्विस लेवल अर्थक्वेक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो विंड के साथ जरूर कंपेयर करके चेक करेंगे कि सर्विस लेवल अर्थक्वेक और विंड में से कौन ज्यादा है और ज्यादा वाली लोडिंग पर रिक्वायरमेंट्स को ओके करवाएंगे। सो आई होप कि इस डिस्कशन से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मामला इतना सीधा सीधा नहीं है कि एक लोडिंग को बिल्कुल निकाल दिया जाए एनालिसिस में से और डिजाइन में से, कंसिडरिंग कि ये गवर्न नहीं कर रही। दोनों की डिजाइन फिलॉसफी में फर्क होने की वजह से और डिजाइन रिक्वायरमेंट्स में फर्क होने की वजह से हमें इनके सारे एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। सो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल होगी। सो आई विल एंड दिस सेशन हेयर और दोबारा किसी दूसरे क्वेश्चन में कुछ मजीद इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरे लिए ये वीडियो की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू राइटिंग अ ब्लॉग और एनी रिटन फॉर्म ऑफ माई रिप्लाई। सो थैंक यू, सी यू एंड स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।